वेलकम क्लास। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था हैबिटेट इकोलॉजिकल नीचे के बारे में और कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल हायरार्की। ये यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जो है इकोलॉजिकल हायरार्की की वो है ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आता है पॉपुलेशन, वो मिलके बनाती है पॉपुलेशन, देन स्पीसीज, देन बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम एंड बायोस्फीयर। ये सारी चीज़ें जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है, स्पीसीज क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी एक विशेषताएँ हैं कुछ। जैसे सबको पता है ऑर्गेनिज्म क्या है, जब भी जैसे सेल होता है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल होती है, उसको मिला के क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू को मिला के बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को मिला के हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम को बना के मिलके जो है वो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एक सबसे छोटी यूनिट हो गई किसकी, इकोलॉजिकल हायरार्की की। यहाँ से शुरू होती है इकोलॉजिकल हायरार्की ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिज्म कोई भी बॉडी है, प्लांट ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर जो है सबसे छोटी यूनिट जो काम करती है वो सेल, दे हैव सेलुलर नेचर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे ऑर्गन्स हैं, वो पहले मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे और ये ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे प्लांट की बॉडी है, उसमें हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन ये सब कुछ तो नहीं है, लेकिन उसमें भी जो है पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं। जैसे वास्कुलर टिश्यू हो गया, आपने पढ़ा है जाइलम फ्लोइंग, दिस इज अ +1 बेसिक, ये सारा आपने पढ़ा है। ऑर्गेनिज्म जो है ये करवाना भी इतना ज़रूरी नहीं है, +1 की बुक आपने सारी पढ़ी है +2 वालों ने, तो ऑर्गेनिज्म जो है इसको समझना है, इसको याद रखना है, इस टॉपिक को, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी बॉडी में चलती रहती हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहेंगी। सेलुलर नेचर जो है सभी का, कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी इसमें, सबकी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। और ये हम जो है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, वेदर इट इज़ ए प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी डिपेंड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स आपके हो गए, जैसे नॉन लिविंग फैक्टर जो हैं वो सारे एबायोटिक फैक्टर हो गए, जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है। अभी पता चल रहा है एयर की कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, एयर के बिना हम नहीं रह सकते। वी डिपेंड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर्स एंड वी आल्सो डिपेंड अपॉन द अदर बायोटिक फैक्टर्स, दैट ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स डिपेंड्स ऑन आल्सो अदर प्लांट्स, ठीक है। डिपेंड अपॉन इंसेक्ट फॉर देयर पॉलिनेशन। तो इस तरह से हम जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो। रिप्रोडक्शन, ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ रिसेंबल होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का बच्चा ह्यूमन बींग्स की तरह लगेगा, डॉग्स का बच्चा डॉग्स की तरह लगेगा, इसलिए इसलिए पॉइंट लिखा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रिसेंबल करते हैं। हम जो है अडेप्टेड हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के में रहने के लिए, जहाँ भी हम रहते हैं हम अडेप्टेड हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अगर हम अडेप्टेड नहीं होते तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। हम इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हमने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है, उसके अनुकूल हमने अपने आप को ढाल लिया है। और डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है इन ऑर्गेनिज्म की, जैसे पैरेट्स की ले लो 140 ईयर्स होती है, ह्यूमन बींग्स की ले लो तो कितनी, अभी 50 ईयर्स, ठीक है, 50 ईयर्स इतनी हम लिख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट जो है वो लाइफ स्पैन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। आगे हम डिस्कस करते हैं, दीज आर द जस्ट बेसिक पॉइंट, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। +1 सारी पढ़ी है तो +2 वालों के लिए ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आगे जो है वो है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलेशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लास, नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है पॉपुलेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन की देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। जब भी पॉपुलेशन
बताने को बोला जाता है तो हम वहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वी विल काउंट द 1 2 3 4, इस तरह से हम काउंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ आपको बताई जाती है, किसके काउंट करने हैं, फ्रॉग के काउंट करने हैं, ह्यूमन बींग्स के काउंट करने हैं, किसी आपने पॉन्ड में किसी फिशेस का नंबर काउंट करना है, या प्रॉन्स, कोई भी एक्वाटिक एनिमल है उसका नंबर आपने काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ बताई जाती है, किसी पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर और इन ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे हम हर 10 साल बाद जो है वो सेंसस काउंट करते हैं, जैसे 2001 से लेके मान लो 2010 तक, 2011 में इसका सेंसस आएगा, ठीक है, आता है 2011 से लेके 2020 2021 में इसका सेंसस आएगा। हम 10 साल बाद जो है पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन को। इससे हमें जो है बहुत सारा डाटा जो है वो देखने को मिल जाता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, फीमेल्स की घट रही है, कम हो रही है, मेल्स की घट रही है, कम हो रही है। ये सारा जो है हमें जब भी हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को, पॉपुलेशन को, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कौन सी स्पीसीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं। फिशेस का नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हमारे लिए फिशेस ज़रूरी है तो उनका नंबर बढ़ना ज़रूरी है। अगर वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है तो उनका नंबर जो है वो एक स्टेबल रहना ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे मॉस्किटोज़ का नंबर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर हमारे लिए फिशेस ज़रूरी हैं तो फिशेस का नंबर जो है बढ़ना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी? हमें पता चलेंगी जब हम पॉपुलेशन जो है वो काउंट करेंगे। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन, दैट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बींग से मतलब नहीं है, आप ऑल ओवर ले लो कि हम किसकी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज़ आपको पर्टिकुलर एरिया बताया जाएगा, किसी स्टेट की करनी है या पूरे कंट्री की आपने पॉपुलेशन काउंट करनी है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। टाइम पीरियड से हम देख सकते हैं कि पिछले साल कितनी थी, इस बार कितनी है, बढ़ गई, घट गई, वो हम सारा जो है टाइम पीरियड से देख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर ऑफ लिस्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन हमने लिखे हुए हैं। 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, डिस्पर्सल क्या है, पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म क्या है, ग्राफ्स हैं इसमें, एस शेप और जे शेप, बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट की सेक्स रेशियो क्या है, एज रेशियो क्या है, और पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन और पॉपुलेशन साइकिल्स क्या है। तो हम सारे ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हम किसको बोलते हैं? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वी विल टेक द एग्जाम्पल, ऐसे मान लो कोई एक ये एरिया है और ये इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन 50 है और यहाँ पे भी पॉपुलेशन 50 है, कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो सेम होगी, पॉपुलेशन, यहाँ से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का पता नहीं चल रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का हमें पता चलेगा जब हम ये देखेंगे कि जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, उस वहाँ पे घनत्व कितना है। अगर वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे कम लोग रहते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और चाइना का। इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वो किसकी है? चाइना की, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आता है इंडिया। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो चाइना की कम है, क्योंकि चाइना का नक्शे में, अगर वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो चाइना का एरिया जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, हालांकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम है, घनत्व वहाँ पे कम है। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से वहाँ पे कम लोग रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम है। और इंडिया में जो है साइज़ एरिया बोल सकते हैं, इंडिया का एरिया चाइना से कम है। सेकेंड नंबर पे हम आते हैं, पॉपुलेशन हमारी थोड़ी कम है उनसे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है, घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है। दिस इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से कितने लोग रहते हैं। और जहाँ पे देखिए, जहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा ज़्यादा, वहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे दिल्ली जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आप देखोगे वो कम पॉपुलेटेड है। तो कौन सी फैक्टर जो हैं बहुत सारे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्ड जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं कि इन्वायरमेंट उन्हें कैसा पसंद है। साल के कुछ टाइम पीरियड में वहाँ पे वर्ड्स की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी, वो कुछ टाइम बाद वो बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पे उन्हें आना अच्छा लगेगा, माइग्रेट करना अच्छा लगेगा तो वो बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करती है कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है बर्थ रेट, उसको हम नेटिलिटी रेट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, बट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
पॉपुलेशन अगर इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट एनी 4, 5, 6 जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन बर्थ रेट, डिफाइन डेथ रेट, कोई भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है बीच में उसमें उसको डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है। डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन तो आप लिख देंगे डेफिनेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी की भी आपको पता होनी, तो इस तरह से बीच में से, तो इसलिए अपने ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो बर्थ रेट, इसको हम नेटेलिटी रेट इस तरह से भी आ सकता है, डिफाइन बर्थ रेट और डिफाइन नेटेलिटी रेट इस तरह से भी आ सकता है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्थ्स, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल, पर 1000 इंडिविजुअल। इसको हम इस तरह से सिंपल इजी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 1000 इंडिविजुअल हैं, उसके ऊपर कितने जो है वो बर्थ्स हुए, कितने जो है नंबर ऑफ बर्थ्स जो है उसमें ऐड हुए, दैट इज द बर्थ रेट। डेथ रेट भी इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई पर 1000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। जब भी बर्थ ज़्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव हम पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसको, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली जहाँ पे डेथ कम होगी या ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे बर्थ ज़्यादा होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जहाँ पे डेथ ज़्यादा होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, सीधा आ जाएगा, डिफाइन बर्थ रेट एंड डिफाइन द डेथ रेट। डिस्पर्सल क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है इमिग्रेशन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास आती है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन होती है कहीं भी बाहर से कोई चीज़ आए, ठीक है, बाहर से कोई चीज़ आए तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बढ़ जाएगी। जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। एमिग्रेशन, इंडिया से बाहर अगर लोग जाएंगे तो एमाइग्रेशन, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे दिल्ली जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे अगर नौकरियाँ जहाँ वहाँ पे ज़्यादा है तो जब जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो नौकरी पाने के लिए वहाँ आएंगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन, क्योंकि बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उनके स्टेट में नौकरियाँ कम है, तो वहाँ पर जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा है तो नौकरी करने के लिए वहाँ से आ रहे हैं, दैट इज़ इमिग्रेशन, बाहर से आना। एमिग्रेशन मतलब जाना, जैसे इंडिया से अगर लोग बाहर जाएंगे फॉरेन कंट्री से, जैसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, साइंटिस्ट नासा में काम करते हैं हर साल, यहाँ से काफ़ी डॉक्टर जो हैं जिसको आप बोल सकते हैं हमारी क्रीमी लेयर जो है वो बाहर जाती है, यूएस में नौकरियाँ निकली, न्यूजीलैंड में, कनाडा में नौकरी निकली, जापान में निकली, तो नंबर ऑफ़ इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, कंट्री से बाहर अगर जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, एमिग्रेशन हो गया, और उनके लिए क्या हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने एग्जाम्पल दे के ठीक है ज़्यादा समझा दिया है, आई होप आप कंफ्यूज ना हुए हो, ठीक है। आगे है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज 5th पॉइंट है, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, दूसरी है रिप्रोडक्टिव और तीसरी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव होती है, देखो रिप्रोडक्शन से पहले, अगर रिप्रोडक्शन एज हम माने तो ये 18 to 45 हम लेके चल सकते हैं, 18 to 45 ईयर्स मैरिजेबल एज हो जाती है, मैच्योर हो जाता है, दिस इज द रिप्रोडक्शन एज, रिप्रोडक्टिव एज। उससे पहले की आ जाएगी प्री, 18 साल से पहले, और 45 ईयर्स के बाद इस तरह से आ सकती है, वो आ सकती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। एजिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी तो इनका नंबर जो है वो यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव 18 to 45, 18 से पहले प्री रिप्रोडक्टिव और 45 से बाद हमारी आ जाएगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 18 और 45 के बीच में हमारी आ जाएगी रिप्रोडक्टिव फेज। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इनके बेसिस के ऊपर, इन तीनों के बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन जो है वो अगेन 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है, सबसे पहली होती है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड वन हम ले लेंगे स्टेबल पॉपुलेशन और स्टेशनरी पॉपुलेशन वी कैन से, और थर्ड जो है हम ले लेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग। और अभी जो हमने तीनों फैक्टर्स पढ़े उसी के बेसिस के ऊपर हम समझेंगे कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कौन सी होती है। देखो एक्सपेंडिंग यहाँ पे
प्री रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा होंगे। ये सबसे नीचे वाली है प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ज़्यादा होगा, रिप्रोडक्टिव में उससे थोड़ा कम होगा, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो उससे कम होगा। ठीक है, दिस इज़ रिप्रोडक्टिव एंड दिस इज़ पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये कम होगा। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अपना एग्जाम्पल इंडिया। ठीक है, इंडिया, और यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब 18 साल से पहले, यानी कि वो जो बच्चे हैं उनका पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो थोड़े टाइम पीरियड बाद, कुछ सालों बाद, जब वो एंटर करेंगे रिप्रोडक्टिव एज में, 18 साल के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब हमारी जो पॉपुलेशन क्या होगी, यंग पॉपुलेशन। और इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, यंग पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा भी है और यंग पॉपुलेशन भी हमारी सबसे ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है डेथ रेट से। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है डेथ रेट से। अगली है स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, पहली समझ में आ गई, इसके अकॉर्डिंग ही हम तीनों पढ़ते जाएंगे। प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है नंबर, रिप्रोडक्टिव उससे कम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी जो एजिंग लोग हैं उनका नंबर सबसे कम। दिस इज़ नोन एज द पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉजिटिव, और नंबर ऑफ बर्थ्स क्या है, ज़्यादा हो रही हैं, तो भी तो प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चों की जनसंख्या जो है वो उसमें ज़्यादा ऐड हो रहा है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब इसी तरह से स्टेबल पॉपुलेशन या स्टेशनरी पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसमें ये प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है वो नंबर इक्वल होता है। दिस इज सबसे नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ डेथ्स के। नंबर ऑफ बर्थ्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि नैटिलिटी रेट इज इक्वल टू द मॉर्टेलिटी रेट। इस पॉपुलेशन जैसे मान लो 1000 है, बर्थ कितने हुए, मान लो 50, डेथ कितनी हुई, उसके इक्वल हुई 50, तो कितना ऐड हुआ, 50 आए 50 चले गए, कितना ऐड हुआ, 1000 का 1000 ही रहा। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, जीरो पॉपुलेशन क्या होती है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, व्हेन नंबर ऑफ बर्थ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखना है कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जब नंबर ऑफ बर्थ जो है वो इक्वल हो जाएंगी नंबर ऑफ डेथ्स के, इसको हम बोलेंगे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी के अकॉर्डिंग नीचे चलते हैं, डिक्लाइनिंग देखिए, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव फेस यहाँ पे कम होता है, रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा, और ये दोनों बराबर होंगे। दिस इज़ प्री रिप्रोडक्टिव, यानी यहाँ पे 18 साल से जो नीचे एज वाले ग्रुप वाले बच्चे हैं, नंबर ऑफ बर्थ जो हैं वो यहाँ पे कम हो रही है। समझ गए, नंबर ऑफ बर्थ जो है कम हो रही है, डेथ यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। इसका एग्जाम्पल है जापान। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सेकेंड वाले का, ऑस्ट्रिया। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जापान। ओके, तो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में जो है वो ज़्यादा है, बच्चों की जनसंख्या कम है। तो थोड़े सालों बाद जब वो बच्चे जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करेंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, ओल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन आ गई, और इसकी जापान की कैसी आ जाएगी, ओल्ड पॉपुलेशन। एंड नंबर ऑफ बर्थ्स लेस देन नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स मोर देन नंबर ऑफ बर्थ्स, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और जो बूढ़ों की जनसंख्या है, एजिंग पीपल है, उनकी जनसंख्या उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आई होप ये सारा समझ में आ गया है आपको। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, देखो यहाँ पे इंडिया में लॉ अलग काम करेगा। पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे आप कोई लॉ बनाएंगे कल को, ठीक है, लॉ जो है इंडिया आपका जैसे कंट्री है इंडिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप जापान में रहते हो तो हम जापान के अकॉर्डिंग बनाएंगे, चाइना में रहते हो तो चाइना के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इंडिया की लॉ जो है वो इस तरह से होंगे, जैसे सुकन्या योजना जो है वो स्टार्ट की जाती है कि जो गर्ल्स हैं जिनका सिंगल बेबी गर्ल है तो उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ठीक है, उनको जो है वो इंसेंटिव ज़्यादा दिए जाएंगे। तो इस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो गई उसको कंट्रोल करना, कम करना भी ज़रूरी नहीं है,
यहाँ पे भी कंट्रोल, यहाँ पे भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। अगर हम जापान जैसे देश की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड पीपल जो हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं कि यहाँ पे जब बेबी पैदा होते हैं, जब कपल मैरिज करते हैं तो वहाँ पे बेबीज़ को गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि वो पॉपुलेशन को बढ़ा सके। यहाँ पे नहीं दे सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते, आगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अलग ला होंगे। ऐसे चाइना जैसा कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना ने अपनाई वन चाइल्ड पॉलिसी, हर एक कपल का एक बच्चा, और फोर्सफुली वहाँ पे ला आपको पता है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे सबका एक बच्चा, तो पॉपुलेशन क्या होगी, फिर वो कम होगी। मतलब सबका एक बच्चा हो गया तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव में जो बच्चे थे उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। जब इनकी पॉपुलेशन कम होगी तो ये रिप्रोडक्टिव एज में जब एंटर करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी। तो फिर चाइना की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा थी तब उसको कंट्रोल करना ज़रूरी था, चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, वन चाइल्ड पॉलिसी लाकर। तो वन चाइल्ड पॉलिसी जब वहाँ पे आई तो ओल्ड एज जो है, जो एजिंग पीपल हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। अब चाइना फिर से ला रहा है 3 चाइल्ड पॉलिसी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओल्ड पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी, यंग पीपल भी उनको चाहिए काम करने के लिए। तो वहाँ पर फिर से वो ला रहा है 3 चाइल्ड पॉलिसी की हर एक कपल के 3 बच्चे। तो फिर से उनकी पॉपुलेशन जो इस तरह से जो वेरी करती रहती है। और आपको पता है चाइना में जो लॉ है वो फोर्सफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इसलिए इनको चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, इस क्लास में इतना ही। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स और फॉर्म। ओके, थैंक यू क्लास।